हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। दिस इज मोहनलाल। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखिए क्या होती हैं विशेषताएं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करके बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सदैव आभासी और सीधा होता है, अर्थात उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको ये बता दिया था कि पर्दे के ऊपर कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या था, दूसरी विशेषता क्या थी इसकी, कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से उतनी ही होती है जितनी की दर्पण से बिंब की दूरी होती है, अर्थात दर्पण से बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों दूरियां आपस में समान होती हैं। तीसरा क्या था कि समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें बिंब का दायां भाग बाईं ओर होगा और बायां भाग दाईं ओर होगा, जिसे क्या कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये आता है आपका गोलीय दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक आता है गोलीय दर्पण, या इसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। देखिए विद्यार्थियों ध्यान देना, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई कांच का खोखला गोला है। यदि हम इस कांच के खोखले गोले को, ध्यान से समझिएगा इसे, यदि हम कांच के खोखले गोले को इस प्रकार से यहां से यूं काट दें और इसको यहां से काट करके कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर, देखिए विद्यार्थियों हमारे पास यहां पर दो भाग प्राप्त हो गए। अब यदि हम कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर यदि परावर्तक पदार्थ जैसे रजत पॉलिश कर दें तो इसे क्या कहा जाएगा, दर्पण कहा जाएगा। अब देखिए मैंने इस प्रकार से इस उभरे हुए पृष्ठ के ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो इस दर्पण को क्या कहा जाएगा विद्यार्थियों, इसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। क्या कहा जाएगा, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, अवतल दर्पण कहा जाएगा। और यह दर्पण जो होता है यह मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, अतः इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब देखिए, यदि हम कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के अंदर धसे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। और यह जो दर्पण है यह मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, दूर दूर कर देता है। जब ये किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस दर्पण का मुख्य काम होता है मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर करना, अपसारित करना, फैला देना, अतः इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब देखिए हम शॉर्ट वे में ऐसे भी कह सकते हैं अवतल दर्पण को कि वह दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका बाहर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है इसे क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। दर्पण किसे कहेंगे, जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, गोलीय दर्पण कहा जाएगा। या फिर यह कहा जाए कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो देखिए मैं यहां पे इसकी
परिभाषा लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, या फिर इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हम कह सकते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, तथा यह दर्पण गोले का वक्रीय भाग होता है। यह दर्पण गोले का कर्व्ड भाग या वक्रीय भाग होता है। देखिए विद्यार्थियों, इसके आधार पर यहां जो हम परावर्तक पृष्ठ के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करें तो इसके आधार पर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां पे लिखते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो पहला नंबर आता है अवतल दर्पण, इसको हम कहेंगे कॉनकैव मिरर, कॉनकैव मिरर। और दूसरा जो आता है ये आता है उत्तल दर्पण, जिसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। अब देखिए विद्यार्थियों, हम इनका 1 बाय 1 करके अध्ययन करते हैं। तो पहला नंबर आता है अवतल दर्पण। देखिए किसे कहेंगे अवतल दर्पण? मैंने आपको बताया था कि जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें। जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। या फिर इसकी हम सेकंड डेफिनेशन यहां देखेंगे, अथवा ऐसा दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का या परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है,
अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए यह दर्पण जो होता है यह मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो देखिए इसके बारे में हम इसके बाद में अध्ययन करेंगे, तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पहले नोट्स में उतारिए, इसके बाद में हम इसकी जो विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। यह दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अतः इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अवतल दर्पण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कांच का कोई खोखला गोला है, इसका ये कटा हुआ भाग है, इसके उभरे हुए पृष्ठ के ऊपर मैंने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो इसे क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण कहेंगे। या फिर ये कहा जाए कि वह दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता हो, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता हो, अवतल दर्पण कहलाएगा। अब देखिए ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब देखिए यह दर्पण जो होता है यह मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक ही बिंदु मीन्स फोकस के ऊपर केंद्रित कर देता है। अतः इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे, जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के अंदर धसे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए, तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन देखिए, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता हो। तो यहां देखिए विद्यार्थियों, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और विद्यार्थियों इसकी विशेषता क्या है, यह दर्पण मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है, फैला देता है, अतः इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो देखिए यह दर्पण मुख्य अक्ष के
समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है, अतः इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है, यदि हम इसके अंदर धसे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, और यह दर्पण जो होता है यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? दूर दूर कर देता है। लेकिन जैसे ये किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये पीछे की ओर बढ़ने पर ऐसा प्रतीत होती है मानो ये फोकस के ऊपर मिल रही हो। तो यह दर्पण जो होता है ये मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? दूर दूर कर देता है। अतः इस दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो दर्पण होते हैं, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण हो, ये दर्पण परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। अब देखिए, जो वस्तु हमें दिखाई देती है वो भी एक परावर्तन की घटना का ही एक उदाहरण है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या कभी आपने सोचा है कि हमें लाल वस्तु लाल ही क्यों दिखाई देती है और काली वस्तु काली ही क्यों दिखाई देती है? जी हां विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, हमें लाल वस्तु लाल ही क्यों दिखती है और काली वस्तु काली ही क्यों दिखती है? इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। क्या है इसका रीजन? कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने ऊपर आपतित सभी प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, उत्सर्जित कर, अवशोषित कर लेती है। लेकिन जिस वस्तु का रंग जैसा होगा वह उसी रंग की प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है, और जैसे वो परावर्तित होने वाली किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो हमें वह वैसी ही दिखाई देगी जैसा उसका रंग होता है। तो देखिए, इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे उतारिए, फिर हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कितने मिनट? तो देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक आता है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखिए प्रश्न ये उठता है कि दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, किन किन परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना विद्यार्थियों, पहली जो परिभाषा आती है ये आती है द्वारक, जिसको हम एपरेचर भी कहेंगे। दूसरी जो परिभाषा आती है ये आती है दर्पण का ध्रुव, जिसको हम पोल ऑफ मिरर कहेंगे। तीसरी जो परिभाषा आती है ये आती है वक्रता केंद्र, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। चौथी परिभाषा जो आती है ये आती है आपकी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। पांचवी परिभाषा जो आती है ये आती है आपकी मुख्य अक्ष, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। छठी जो परिभाषा आती है ये आती है आपकी फोकस बिंदु, जिसको हम फोकल पॉइंट कहेंगे। और सातवीं जो परिभाषा आती है ये आती है फोकस दूरी, जिसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, इन सभी परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, इनसे पहले मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करके बता देता हूं कि दर्पण किसे कहेंगे, दर्पण क्या होता है। तो विद्यार्थियों, दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये कांच का कोई खोखला गोला है, यदि मैं इस कांच के खोखले गोले को यहां से काट दूं और कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ के ऊपर यदि मैं परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दूं तो इसे ही क्या कहा जाएगा? दर्पण कहा जाएगा। अब देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप पहला अध्ययन करते हैं एपरेचर के बारे में, द्वारक के बारे में। द्वारक किसे कहेंगे? तो जैसे मान लीजिए मैंने इस कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर धसा हुआ होता है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और देखिए, दर्पण के जितने भाग से प्रकाश की किरण का परावर्तन हो, ध्यान रहे, देखो दर्पण का ये भाग है
ए बी, इस ए से बी तक के भाग में प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। तो जितने भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा उसी भाग को क्या कहा जाएगा? एपरेचर कहा जाएगा, द्वारक कहा जाएगा, या फिर यह कहा जाए कि दर्पण के वृत्तीय चाप। दर्पण देखिए, दर्पण एक वक्रीय भाग होता है, वृत्त का एक चाप होता है, तो दर्पण के वृत्तीय चाप के व्यास को ही क्या कहा जाएगा? दर्पण का द्वारक कहा जाएगा। तो देखिए मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला आता है द्वारक या एपरेचर। क्या होता है द्वारक या एपरेचर? दर्पण के वृत्तीय चाप के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक। इसे चित्र में ए बी से दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, डायग्राम का अध्ययन हम एक साथ करेंगे, यहां पे केवल मैं आपको समझा रहा हूं, इससे दर्शाया गया है। दूसरा देखिए, दूसरा आता है दर्पण का ध्रुव या पोल ऑफ मिरर। देखिए ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, उसी मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो दूसरा आता है ध्रुव या फिर पोल। तो देखिए विद्यार्थियों, किसे कहेंगे? ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे चित्र में P से दर्शाया गया है। इसे चित्र में P से दर्शाया गया है। अब देखिए तीसरा नंबर आता है वक्रता केंद्र और चौथा नंबर आता है वक्रता त्रिज्या। जरा इसमें ध्यान देना, मैं दोनों की डेफिनेशन एक साथ बता रहा हूं। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। देखो बेटा, दर्पण जो है ये इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र है वही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। एक बार फिर से ध्यान देना, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उसी गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, और उसी गोले की त्रिज्या को क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से किया जाता है। देखो वक्रता त्रिज्या की दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या। एक बार यहां पे देखना, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? देखो मुख्य अक्ष कहेंगे वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, यदि इसको आगे तक बढ़ा दिया जाए तो यह रेखा ही आपका क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। छठी परिभाषा क्या है? फोकस बिंदु किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, ये अपने पास अवतल दर्पण हो गया। अब इस अवतल दर्पण का मुख्य काम क्या होता है? यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देती है। अब जिस बिंदु के ऊपर ये केंद्रित करती है उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। तो देखिए फोकस बिंदु की परिभाषा क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में वास्तव में मिलेंगी जबकि उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो उसी बिंदु को क्या कहा जाएगा? फोकस बिंदु कहा जाएगा। और अंतिम परिभाषा फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाएगा? फोकस दूरी कहा जाएगा। फोकस दूरी किसे कहेंगे? दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो देखिए मैं यहां पर सभी परिभाषाओं को लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तीसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र। किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र। या इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे। क्या होता है? दर्पण जिस
खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे चित्र में C से दर्शाया गया है। और देखिए विद्यार्थियों, उसी गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या, या फिर इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे चित्र में CP बराबर कैपिटल R से दर्शाया गया है। अब देखिए विद्यार्थियों, पांचवी परिभाषा आती है मुख्य अक्ष, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष की परिभाषा दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा आती है फोकस बिंदु, जिसको हम फोकल पॉइंट कहेंगे। फोकस बिंदु किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, किसमें मिलेंगी? अवतल दर्पण में। तो यहां पे लिखते हैं अवतल दर्पण में या मिलती हुई प्रतीत होती है। और किसमें मिलती हुई प्रतीत होती है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में उस बिंदु को क्या कहा जाएगा? फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस बिंदु कहलाता है। अब देखिए लास्ट परिभाषा है फोकस दूरी, जिसको हम फोकल पॉइंट भी कहेंगे। किसे कहेंगे फोकस दूरी विद्यार्थियों? दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो देखिए दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं एवं यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज इसे उतारिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थी उनको मैं यहां पे डायग्राम के आधार पे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दर्पण जो होता है ये कांच के खोखले गोले का ही एक कटा हुआ भाग होता है। मैंने इसको यहां से काट दिया है। अब देखिए इसका वह भाग जिससे प्रकाश की किरण का परावर्तन होता हो, या दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, या फिर ये कहिए कि वृत्तीय चाप का व्यास ही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक, जिसको किससे दर्शाया गया है, ए बी से दर्शाया गया है। दूसरी परिभाषा थी कि दर्पण का मध्य बिंदु, ध्यान रहे ये दर्पण उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। तीसरी परिभाषा थी कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी गोले का जो केंद्र है उसे क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र, जिसको सी से दर्शाया गया है। और चौथी परिभाषा थी वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे दर्शाया गया है, कैपिटल आर से। अब देखिए पांचवी जो परिभाषा थी मुख्य अक्ष, उसको यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई दर्पण है और दर्पण में हम लेते हैं अवतल दर्पण। जैसे ये है हमारे पास अवतल दर्पण, ये है इसका केंद्र, ये है दर्पण का ध्रुव, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। अब देखिए जिस प्रकार से मुख्य अक्ष अवतल दर्पण में होता है उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी दर्शाएंगे, ध्यान दें, अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण है जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के अंदर धसे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। देखिए विद्यार्थियों ये हो गया दर्पण का द्वारक, ये है दर्पण का ध्रुव, इसमें भी दर्पण के द्वारक ये है, ए बी से दर्शाया गया है। अब देखिए इसका वक्रता केंद्र यहां पे होगा तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या या फिर ये कहिए कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, छठी परिभाषा है फोकस बिंदु, कि किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। देखिए अवतल दर्पण में तो यह वास्तव में मिलेंगी, उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, फोकस बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फोकस बिंदु। और उत्तल दर्पण में ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस प्रकार से ध्यान दें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो यह दर्पण इन किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। लेकिन विद्यार्थियों जब ये किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखिए सातवीं परिभाषा, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी है उसी दूरी को क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी कहा जाएगा। और विद्यार्थियों फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसका भी एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट्स में उतारिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।